जैसे हमारे यहाँ साइंस के स्टूडेंट्स को एक फॉल बैक ये है कि अगर वो साइंस में नंबर्स नहीं ला सके 12th में या इंटर में, दे कैन टेक अप कॉमर्स एज वेल एज आर्ट्स। लेकिन अगर कॉमर्स का स्टूडेंट, आर्ट का स्टूडेंट नहीं चल पाए अपनी फील्ड में, तो वो उसके पास ये एबिलिटी नहीं कि वो दूसरे उसमें चला जाए। आर्ट्स वाले के पास तो कुछ भी नहीं है, उसको तो बिल्कुल बॉटम ऑफ द बैरल। अगर आप नहीं चल पाए तो साइंस में तो आप जा ही नहीं सकते। क्या पता वो आर्ट्स में इसलिए आया हो कि, या आई हो कि उसके मार्क्स सही नहीं आए हो, बट वो है साइंस का स्टूडेंट, इसलिए आर्ट्स में नहीं चल पा रहा। बिल्कुल बिल्कुल, ये पॉइंट तो वैलिड है। हमारे यूजुअली लोग साइंस में इस वजह से नहीं जाते क्योंकि उनकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं होती, उनको डर लगता है मैथ से। मगर क्योंकि हमारे यहाँ रिसर्च सेंटर्स नहीं है प्रॉपर, इसको इतनी अहमियत नहीं। वरना अगर आप किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में चले जाएं, वहाँ पे बहुत अहमियत है इन सारे आर्ट्स के सब्जेक्ट्स की। हमारे यहाँ पता नहीं क्यों, हालांकि साइंस को इतनी अहमियत है, तब भी साइंस की कोई रिसर्च सेंटर्स ही नहीं है। हम कैसे उसको फरोग देंगे जब तक नहीं होगा। हमारे यहाँ साइकोलॉजी ये का होता है ना कि अगर मैट्रिक में हमने जो है साइंस ही लिया तो आप इंटर में भी साइंस नहीं ले सकते हैं, आपको कॉमर्स या आर्ट्स में चूज करना पड़ेगा। ज्यादातर लोग होते हैं वो मेच्योर ही उस वक्त होते हैं जब आई थिंक स्कूल के बाद होते हैं, और उनको उसके बाद ये चांस देना चाहिए कि आप साइंस चूज करें या कॉमर्स या आर्ट्स चूज करें। क्योंकि उस वक्त ऑफ कोर्स ह्यूमन जो माइंड जो है वो ज्यादा थोड़ा मेच्योर हो गया होता है पहले से, और पहले क्योंकि ऑफ कोर्स उनकी एज भी छोटी होती है, और वो दोस्तों के साथ कुछ का ये भी होता है कि दोस्तों के साथ रहना है तो ये क्लास छोड़ के हम इसमें रहेंगे, या उस पे साइंस में सारे दोस्त जा रहे हैं तो हम भी उधर जाएंगे, जो बाद में रियलाइज करते हैं कि बहुत मुश्किल है पढ़ना। तो आई थिंक पहले बात तो गवर्नमेंट को ये भी, या जो एजुकेशनल उनको भी ये थोड़ा करना चाहिए कि आप जो है सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएं, और टेंथ में भी चूज करने दें कि कौन सा सब्जेक्ट बच्चे को पढ़ना है, ताकि वो एक दफा ये भी तो होता है कि पढ़ के देख ले कि समझ में आ भी रहा है कि नहीं। मैं साइंस की स्टूडेंट होती, मैं इस वक्त जो है इंटरमीडिएट के बाद फौरन आ सकती थी बैचलर्स ऑफ ह्यूमैनिटीज करने, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आई थिंक स्कूल में भी ये डिफरेंशिएट किया जाता है कि आप जो है अगर साइंस के स्टूडेंट नहीं, अगर आप जो है आर्ट्स में गए हैं तो टीचर आपको मतलब ये ताने देती रहती हैं कि तुम जो साइंस में नहीं जा पाए यहाँ पर तो कुछ कर लो आके, मतलब मैथ्स नहीं कर पा रहा है अगर बच्चा, तो उसको उसमें भी ये कहा जाता है कि तुम साइंस नहीं कर पाई, ये आर्ट्स तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ कर लो। आई थिंक ये सारी बातें हैं जो अफेक्ट करती हैं हर स्टूडेंट को, क्योंकि उस वक्त आपकी एज भी बहुत छोटी होती है, और आपको ऑफ कोर्स ये लग रहा था कि मैंने पहला ही डिसीजन गलत ले लिया है, तो ऑफ कोर्स आगे जाके भी मेरे सारे डिसीजन गलत ही होंगे। मैं इस बात से एग्री करता हूँ। मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक गलत वो है अप्रोच, क्योंकि हम अगर इस तरह हम उसको वो करेंगे डिफरेंशिएट के जो बच्चे ह्यूमैनिटीज में वो इसलिए हैं क्योंकि वो साइंस में नहीं अचीव कर सके, ये तो ये गलत है मेरे ख्याल से। दूसरा पॉइंट जो वो है वो कि हाई स्कूल की जो भी वो है 11वीं क्लास है, जो भी क्लास है इंटरमीडिएट वाली, 12वीं है, तो सारे बच्चों को एक बेसिक वो मिलना चाहिए हर सब्जेक्ट के अंदर, विच इंक्लूड्स के आपको मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी, आपको साइंस पढ़ाई जाएगी, आपको ह्यूमैनिटीज पढ़ाएगी, आपकी लैंग्वेज सही होनी चाहिए, हिस्ट्री, एक ऑल राउंडेड वो डोज मिलना चाहिए हर सब्जेक्ट का। फिर उसके बाद एज यू वर सेइंग के मेच्योरिटी थोड़ी सी आती है, तो अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपके अपने स्ट्रेंथ्स कहाँ हैं। लेकिन ये ज़रूरी है लेकिन कि हर बच्चे के पास बेसिक मैथ, साइंस और कोई भी लैंग्वेजेस जो है उनकी उस पर कमांड हो, ताकि वो एक बेसिस, एक फाउंडेशन बने। लेकिन अगर ये तफरका यहीं पे हो जाता है कि यार अगर आप ज़हीन हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं ना, में एक बहुत जल्दी से एक छोटा सा वाकया बता दूं। एक बच्चे को पढ़ा रहा था, मैं खुद भी ए लेवल्स पढ़ रहा था, तो वो बच्चा जो था वो इंटर पढ़ रहा था, नहीं अभी ये 10वीं में था, मैट्रिक में था। तो उसको केमिस्ट्री पढ़ रहा था, तो उसमें उसने कोई क्या कहते हैं, शायद लुबना यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ दिस टू, जब व्हेन यू रिवाइजिंग सम ऑफ द करिकुलम, तो उसने कोई टर्म इस्तेमाल की, कोई इस्तेलाह मोलैलिटी, उसने कहा कि इसको कैलकुलेट करना है। तो मैं देखा, मैं बिल्कुल समझ में नहीं आया क्या सवाल पूछा। अब एक अजीब एम्बेरसमेंट भी हो रही कि यार हम मोलैलिटी। मोलैलिटी, नॉट मोलैरिटी, अच्छा। मोलैलिटी। तो मैं बड़ा वो हुआ, एम्बेरस भी हुआ, क्योंकि हम बड़े 30 मार्क, हाँ साइंस के स्टूडेंट को यही नहीं पता मोलैलिटी। मैंने कहा मैं तो बताता हूँ। तो खैर पे मेरे अपने एक ट्यूटर थे, सर परम जो थे लुबना, वो केमिस्ट्री के टीचर थे, लेवल्स और ओ लेवल्स पढ़ाते थे। मैंने कहा सर ये क्या होता है मोलैरिटी, हमने बच्चे ने सवाल पूछा है।
तो वो हंसने लगे, कहने लगे मोलालिटी जो है, ये जो टर्म है, एक इदारा IUPAC कहलाता है जो इंटरनेशनल केमिस्ट्री के जो स्टैंडर्ड्स है वो बनाता है, और उसमें सारी टर्मिनोलॉजीज होती हैं। तो उन्होंने कहा ये उसमें से निकाल दिया गया था सन 55 या सन 60 में, ये नो लॉन्गर वैलिड वो है। तो ये भी एक चीज है कि हम साइंस पढ़ा रहे हैं और लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो ऑब्सोलीट भी हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू के स्टैंडर्डाइज, अगर अगर स्टैंडर्ड देखें ग्लोबल तो वो नहीं मौजूद है। ऐसी चीजें पढ़ा रहे हैं जो अब जिनकी कोई रेलेवेंस नहीं है, स्टैंडर्ड है वही सही नहीं है साइंस का पाकिस्तान के अंदर, और आप पढ़ाते हैं दूसरी चीजें, पढ़ाने का तरीका जो है वो बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ जो साइंस, अगर आप उनको ज़हीन समझते हैं तो मैं कहूँगा कि 1% शायद ऐसे बच्चे जरूर होंगे जो वाकई में इंडिपेंडेंटली सब कुछ समझ लेते हैं, लेकिन उनको हटा के जो बच्चे रट्टा लगा के अगर मैथ्स या साइंस या किसी भी सब्जेक्ट में 90 भी ला रहे हैं तो वो फिर आगे जाके कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने समझा ही नहीं। वो रॉ इंटेलिजेंस हर किसी के अंदर होती है, अगर आप उसको इंटेलिजेंस को, जहनत को ट्रेन ना करें तो आपकी कोई फायदा ही नहीं, सारी वो जाया हो जाएगी। Question that we put there, what do we do, Murtaza? बच्चे जब 2-3 साल के होते हैं ना, तभी उनके शौक नजर आना शुरू हो जाते हैं कि उनको कलरिंग का शौक है, उनको किसी भी चीज में इस तरह के शौक बेदार होना शुरू हो जाते हैं 3, 4, 5, 6, 7 साल की उम्र तक। अगर पता चल जाए आपको तो आप फिर वहां से बच्चों को साथ लेके चलें, क्योंकि ये बहुत लोअर लेवल से लेके चलने की बात है। ये नहीं होती कि 10-12 साल में आपने उसको देखना शुरू किया और आपने, अगर आपको लग रहा है कि उसके अंदर कोई टैलेंट है तो आपको ही उसको पॉलिश करनी है। पेरेंट्स ही होते हैं जो देख सकते हैं, और तो मतलब उन्हीं को देखना होता है। अगर वो शुरू से लेके चलेंगे तो फिर 18-20 साल तक वो आपको नजर आएगा कि वो हो रहा है। क्योंकि इस तरह का जो टैलेंट होता है ना, वो कुछ बच्चे होते हैं जो पॉलिश इनको जरूरत नहीं होती है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको जो मतलब उनको कोई पॉलिश भी नहीं कर रहा होता ना, वो खुद पॉलिश कर रहे होते हैं अपने आप को, मतलब वो ऐसे ही चल रहे होते हैं। एक वक्त बहुत देर के बाद उनको एहसास होता है कि उनके पास वो क्या कर सकते हैं। तो जब तक आपको, या तो आप खुद पॉलिश करें, या अगर आपके, कभी कभी सोसाइटी में ऐसा भी होता है कि माँ बाप नहीं तवज्जो दे रहे होते या किसी वजह से नहीं दे पाते, चाहे फाइनेंशियल इश्यूज हो या उनके आपस के इख्तलाफात हो या जो भी रीजन हो, या उनको प्रेशर है कि जो जहाँ सब पढ़ रहे वहीं जाएंगे बच्चे, इसी स्कूल में, ये उसी लाइन में। ये माँ बाप को सोचना चाहिए कि वो फिर अपने बच्चों पे ना डाले वो प्रेशर कि फलाना जो है वो तो ये कर रहा है तो तुम भी ऐसी करो। भाई कोई शर्म की बात नहीं है अगर आप पीछे हैं किसी से, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है अगर आप लेट आगे बढ़ रहे हैं। हर किसी का एक टाइम जोन होता है, हर किसी का एक वक्त होता है, वो उसके लिहाज से आगे बढ़ता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है कि अगर आप 21 के हैं, 23 के हैं तो फिर, और अगर आप देर से शुरू कर रहे हैं पढ़ाई तो फिर क्या होगा। तो इसमें कोई मसले की बात नहीं है। मसला मुझे लगता है मुर्तजा, ये हम थोड़ी आइडियलिस्टिक बातें कर रहे हैं कि हमारे यहाँ एजुकेशन का मकसद है कमाना। ये भी तो एक मसला है कि अगर हम बैठ के हर आदमी परस्यू करने लगे अपनी मर्जी के शौक को, तो फिर घर को कौन चलाएगा, फिर उसको कैसे, हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? ये देखें, ये मैं वो आपसे कहूंगा, ये जो है ना प्रॉब्लम फिर हमारी कंट्री की आ जाती है, हमारी गवर्नमेंट की आ जाती है, करप्शन की आ जाती है। क्योंकि मुल्क के हालात ऐसे हैं तो हम क्या करें, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। आज के दौर में एजुकेशन का वो मयार नहीं रहा पाकिस्तान में जो पहले हुआ करता था, जो हसन भाई के दौर में था कि अगर कोई नजर आ रहा है आपको मास्टर्स है, वो वाह, क्योंकि लोग करते ही नहीं थे। आज के दौर में PhDs को भी नहीं पढ़ाना आता। असल प्रॉब्लम होती है कि जो टीचिंग है ना वो एक आर्ट है, वो हर आदमी नहीं कर सकता। ठीक है कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं, मगर ये जरूरी नहीं है कि आप अच्छे टीचर भी साबित हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो अच्छे बच्चे नहीं होते पढ़ाई में वो बहुत अच्छे टीचर साबित होते हैं, और दोनों की सूरतों में कुछ भी नहीं होता। तो ये मतलब इसकी जो मेन रीजन है ना, वो हमारे मुल्क के हालात है अनफॉर्चुनेटली, वो क्योंकि खराब हैं। तो इस तरह से लोग, मतलब मैं एक दफा मैंने शायद ये बताया था, नहीं बताया था, मैं एक दफा कोचिंग में पढ़ा रहा था एक जगह पे, तो वहाँ एक मेरे साथ लड़का था जो फिजिक्स पढ़ाता था, मैं मैथ्स पढ़ाता था। तो वो था इंजीनियर NIT का। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा, क्योंकि मेरा तो फोकस यही है ना कि मैं तो टीचिंग कर रहा हूँ तो बस मैं यही करूंगा। तो मैंने सोचा सर आप कहाँ होते हैं? नहीं नहीं, मैं बस यहीं होता हूँ, ये कोचिंग में पढ़ाता हूँ। तो मैंने कहा आप फिर आगे किसी और कोचिंग में? नहीं नहीं सर, जॉब मिलेगी तो छोड़ दूंगा। तो मैंने कहा तो ये क्या है फिर? नहीं, ये जॉब मतलब हमारे यहाँ माइंड में क्या है कि जॉब मिलेगी तो छोड़ देंगे, टीचिंग इज नॉट अ जॉब। तो हमारे यहाँ लोग इस वजह से टीचिंग में आते हैं क्योंकि उनको जॉब नहीं मिल रही। बोलना चाह रही जिस तरह आपने भी थोड़ी देर पहले बोला था कि पेरेंट्स को जो है इम्पोज नहीं करना चाहिए अपना डिसीजन बच्चों पे। लेकिन कभी कभी ये होता है कि पेरेंट्स और जो बच्चे होते हैं उनमें इतनी हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए। जैसे मेरे जो पेरेंट, मेरी जो मदर है, उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि मैं एक
फील्ड में अच्छी हूँ जो मैं नहीं, क्योंकि मैं हर साइकोलॉजी, बिजनेस, लॉ, इन सब के बारे में सोच रही थी। तो कभी कभी डिसीजन वो आपको बताएं कि इस चीज में तुम अच्छे हो और रियलाइज करवाएं। ये नहीं कि इम्पोज कर दें तुम आप पे, लेकिन आपको ये बताएं कि तुम इसमें अच्छे हो, तुम ये कर सकते हो, देख लो अगर तुमसे हो रहा है या नहीं है। तुम्हें जितनी भी सपोर्ट की जरूरत है हम लोग उधर है। आई थिंक पेरेंट और जो बच्चे का इस तरह का रिलेशनशिप होना चाहिए कि वो डिस्कस कर सके। और अगर वो इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है कि अम्मा बाप, ऑफ कोर्स माँ बाप की इतनी तो वो होनी चाहिए कि वो ये चाह सके कि हमारा बच्चा कुछ बने, लेकिन उन्हें ये भी आइडेंटिफाई करना चाहिए कि बच्चा मे बी वो नहीं कर पा रहा है, उनकी एक्सपेक्टेशंस उतनी पूरी नहीं कर पा रहा है, तो वो उसको दूसरा ऑप्शन भी दे कि तुम ये नहीं कर पा रहे हो, तुम हमें बताओ तुम क्या चाहते हो, फिर वो एक डिसीजन पे पहुंचे। और अगर इस पे भी नहीं, इस तरह नहीं हो पा रहा है, तो वो काउंसलर के पास जाए जो वो आइडेंटिफाई कर सके दोनों पेरेंट्स के मसला हमारे डिस्कशन में कहाँ आ रहा है, जो हम लोग इस बात पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन ये बच्चों का आजकल हमारा ये भी है कि हमारे जो पेरेंट्स हम पे इम्पोज, जो हमें बता रहे होते हैं, हम उसको एक बर्डन की तरह सोचने लगते हैं। हम कहते हैं कि ये हम पे इम्पोज कर रहे हैं, जो कि वो इम्पोज नहीं कर रहे होते हैं। बच्चों को भी समझना चाहिए और अपनी ईगो से थोड़ा बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे बेहतरी की नहीं सोच रहे होते। और ऑफ कोर्स अगर आपके मदर या फादर आपको अलग अलग वो बता रहे हैं, तो आप उस पर बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं कि ये मुझे नहीं लगता मेरे ये स्ट्रेंथ्स है, मुझे लगता है इसमें मेरी वीकनेस है। लेकिन आप साथ बैठ के ये देख सकते हैं कि स्ट्रेंथ ज्यादा कहाँ पर है, फिर उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आई थिंक हेल्दी डिस्कशन और काउंसलिंग जो है वो बहुत हेल्प कर सकती है इस उस पे कि प्राइमरी, उसमें एजुकेशन का तो बहुत बड़ा मसला है, वो तो बहुत सालों में सॉल्व होगा, पता नहीं सॉल्व होगा भी नहीं, ये तो नहीं पता। लेकिन जो भी होगा अभी आपको अगर सपोर्ट और वो सपोर्ट और एनकरेजमेंट मिले अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से, तो वो एक चेंज आ सकता है कि लोग जो डिमांड ऑफकोर्स ज्यादा करना शुरू करेंगे कि हमें म्यूजिक में या हमें आर्ट्स में, हमें जो है फाइन आर्ट्स सीखना है, तो ऑफकोर्स उसकी इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट बनाना शुरू करेगी जब उसकी डिमांड हाई हो जाएगी। एक डिस्कशन जो है फैमिली लेवल पे, और अगर उसको आर्ट्स चूज करना है, साइंस चूज करना है या कॉमर्स चूज करना है, तो उस पे पूरा सपोर्ट होना चाहिए। और ये नहीं कि और अगर वो मसले मतलब हो भी रहे हैं कि कभी कभी आपको टॉर्न्ट्स वगैरह मिले, तो वो भी फैमिली में आके डिस्कस कर सके, क्योंकि इससे आगे जो है मेंटल प्रॉब्लम्स भी बहुत होंगे। तो ये बहुत बड़ी एक चेन है जिसपे हमें पहले घर पे से ही शुरू टोटली करना एग्री कि घर पे करना जरूरी है। एक और चीज मैं ऐड करूँ इसमें, वो ये कि दो उसमें चीजें हैं। एक तो ये कि एकेडमिक एजुकेशन जो है, लिबरल एजुकेशन कह लें, जो किसी इवेंचुअल प्रोफेशनल गोल से लिंक नहीं है। तो मतलब अगर मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एस्ट्रोनॉमी नहीं पढ़ सकता, या उसमें एक्सेल नहीं कर सकता, या मैं गिटार नहीं बजा सकता। इंसान जो है वो इतने ज़्यादा लिमिटेड नहीं होते। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे हैं जो मल्टीपल चीज़ों के अंदर एक्सेल करते हैं। और फिर वो वाली बात है कि कुछ चीज़ें जो है एकेडमिक या जो एजुकेशन है लिंक टू आपकी प्रोफेशनल फ्यूचर, तो आपके वालिदैन उसमें आ जाते हैं। वो दे लुक एट, दे नो कि वो इकोनॉमी क्या है, क्या कौन से फील्ड जो हैं वो प्रॉस्पर कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं बच्चों को उस तरफ डायरेक्ट करें। लेकिन कमिंग बैक टू मुर्तजा, जो वो कह रहे थे कि बचपन में आपको पता चल जाता है बच्चा जो है वो किस चीज़ के अंदर एक्सेल करेगा। तो ये दो चीज़ें साथ भी चल सकती, हो सकता है कोई आदमी बहुत ज़हीन है लेकिन वो 90 मिनट के अंदर जो है वो 50 सवाल के जवाब नहीं दे सकता। वो हो सकता है 180 मिनट में दे, लेकिन 100% आए उसके बहुत सारे साइंस में प्रॉब्लम, मैं साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जो 50 साल से सॉल्व नहीं हुए। तो अगर यही टाइम कंस्ट्रेंट होता तो सब फेल हो जाए, साइंटिस्ट को सबको घर भेज देना चाहिए। और बहुत सारी जो आर्ट आप क्रिएट करते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, वो महीनों काम करते हैं अपने काम के ऊपर टू गेट द फाइनल प्रोडक्ट। और पाकिस्तान टाइप का जो मुल्क है, जो डेवलपिंग इमर्जिंग है, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम अभी भी वो बहुत ही आई वुड से लेगेसी है। पुराने ब्रिटिश स्टाइल के जो वो होते थे कि वो आपको अगर टाइम्स टेबल नहीं आई, बच्चे सब जहन से कहते हैं ये तुम कर रहे हो, तुमने ऐसे नहीं किया, तो कहना लेकिन आंसर तो सही है। तो मैंने देखा तो उसका आंसर सही था। उस वक्त मैंने रियलाइज किया, ओहो ये क्या हो गया यार। अब मैं उसको बार बार कह रहा हूँ कि तुम तीन तीन तीन
या 9 होना चाहिए, वो किसी और तरह उसको ब्रेक डाउन करके जवाब सही दिया, तो आप पूछें तो यार आप कैसे आए तुम इस कंक्लूजन पे। ये कोई एक फिक्स चीज नहीं है। इंटेलिजेंस जो है वो कई तरीकों से उसको आप कंस्ट्रेन नहीं कर सकते, और सिर्फ मैथ और इंग्लिश और मैथ और साइंस में लिमिटेड भी नहीं है। कि साइंस और मेडिकल साइंस और मैथमेटिक्स अगर में आप माहिर, इसका मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा ज़हीन हैं। जैसे उतनी हसन भाई ने एक बात बोली कि तीन या तीन नौ होते हैं, तो वो किसी ने सवाल नहीं पूछा कि पूछो तो कम से कम। असल चीज होती है पूछो। मैं एक छोटी सी स्टोरी पे खत्म करूंगा। मेरी क्लास हो रही थी, मैंने मास्टर्स में जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो एक न्यूमेरिकल मेथड, एक टॉपिक था न्यूमेरिकल मेथड्स में, वो सवाल सॉल्व करना था। तो हमारे टीचर ने कराया, कैलकुलेटर हमें चलाना सिखाया है। कैलकुलेटर चलाना भी एक आर्ट होता है। वो हमें चलाया और हमने वो सॉल्व कर दिया, बात खत्म हो गई। हम जब मैं आया मास्टर्स करने, एमफिल करने, तो वहां पे वो इत्तेफाक से वो टॉपिक सर ने दोबारा पढ़ाया। अब वो दूसरे सर हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी है। तो हुआ ये, अच्छा वो इत्तेफाक ऐसा था, उस जमाने में कोरोना चल रहा था, तो ऑनलाइन हो रही थी क्लासेस। तो जब वो मेथड दोबारा आया, तो वो मैंने तो उसी तरह किया। मैट्रिक्स का मेथड था वो, मैंने जल्दी से करके सबसे पहले, ऑलमोस्ट क्लास में सबसे पहले मैंने वो खत्म कर दिया। मैंने कहा सर इसका आंसर ये आ रहा है। तो थोड़े बाद, जी सर ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, लोगों ने बोलना शुरू किया कि हाँ सर ये आ रहा है। अच्छा, बात खत्म हो गई। उसके बाद दोस्तों ने मुझसे पूछा कि तुमने इतनी जल्दी कैसे कर लिया, पिक्चर भेजो, जो तुमने सवाल किया उसकी पिक्चर भेजो। मैंने उनको पिक्चर भेज दी। तो आप यकीन करें, सिर्फ एक लड़की थी जिसने मुझसे पूछा कि तो पिक्चर भेजो, मुझे समझाओ कि तुमने कैसे किया ये। तो सवाल ये, जुस्तजू वो होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को हासिल करने के लिए, वो किसी भी फील्ड की वही हो है, सकती है वो। लियोनार्डो डा विंची जो था, उसने हेलीकॉप्टर के भी इजाद किया था, और उसकी पेंटिंग भी दुनिया की मशहूर तरीन आर्ट किया है उसने। हेलीकॉप्टर भी, ये मुझे नहीं पता इस बारे में। हेलीकॉप्टर इंजीनियरिंग डिजाइन भी करता था। ही डिजाइन द हेलीकॉप्टर, द मोस्ट अर्लीस्ट जो उसके डिजाइन हैं वो लियोनार्डो के हैं, 16th सेंचुरी। और तो बट ही वाज आल्सो वन ऑफ द लीडिंग आर्टिस्ट ऑफ हिज टाइम, एंड नाउ ही इज वन। पढ़ाते हैं उसे आर्ट स्कूल में। तो ये लिमिटेड, उस वक्त इल्म जो था वो जो उस जमाने के एरिस्टोटल जो था, फॉर इंस्टेंस अरस्तु जो था, वो उसने वो ही वाज फिलोसफी में तो था ही वो, लेकिन वो बायोलॉजी के उसने ये जो जितने भी आपकी जो वैस्कुलर सिस्टम, जो न आपकी शरीयान है या नसें, उसके पूरे नेटवर्क, वो बॉडीज को निकाल के उसे वो करता था, क्या कहते हैं, स्केच ऑर्गन्स को वगैरह। और फलसफे भी पढ़ता था और दूसरी भी चीजें भी करता। तो हम हमारे यहाँ आई गेस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बढ़ गई है, लेकिन सेग्रीगेट हो गया, कंपार्टमेंटलाइज हो गया कि यार आप सिर्फ आर्ट करेंगे, और आप सिर्फ मैथ पढ़ेंगे, और आप सिर्फ क्या कहते हैं बैंकिंग करेंगे। और इट्स ऑल ड्रिवन बाय क्या कहते हैं रेवेन्यू, कि पैसा, इकोनॉमी जो है वो किस किस एक पर्टिकुलर फील्ड को सपोर्ट करती है। तो रसन, अब आप रैपिंग उसका है, हम्म। मतलब नॉट रैपिंग बट रैपिंग अप द सेक्शन। अच्छा, पता चला और सब हिडन रैपर्स हुए। मैं रैपिंग उसमें एंड गेस्ट करूंगा। मैं ये कह रही थी अच्छा, बहुत लोगों को लग रहा होगा मैं रैंक बहुत लंबा ही चल रहा है, मैं जब से शुरू हुई हूँ खत्म ही नहीं हुई। मेरी स्कूल लाइफ इतनी बुरी नहीं थी जितनी आपको भी सुन के लग रही होगी। मैं बहुत अच्छी खुशी के साथ मैंने गुजारी। अच्छा। लेकिन आखिरी बात जब मैं मैट्रिक में थी, और ये मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मैट्रिक अभी कर रहे हैं या इंटर कर रहे हैं, जो जिनको ये है कि हम रट्टा लगा लेते हैं, और उनसे रट्टा नहीं लगता, क्योंकि मुझसे रट्टा लगाया जाता ही नहीं था, और मुझे समझ ही नहीं आता था कैसे किया जाए। तो जब पीएसटी वगैरह के नोट्स मिलते थे, तो वो टीचर वो कोई एक 100 साल पहले जिसके 100 मार्क्स या 90 मार्क्स आ गए, उसी के आंसर आज तक हम लिखते हुए आ रहे हैं, जो मेरे समझ में आता ही नहीं था। तो कुछ था, जब मैंने अपने अब्बा से बात की, तो मेरे अब्बा ने बोला ये तुम क्या 90s 80s में रह रही हो जो तुम ये आंसर लिख के आओगी। तो मैंने बोला क्यों, ये तो यही बोला गया है, और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा उस पर। तो मैंने जो फाइनल एग्जाम हुआ स्कूल में, मैंने वो आंसर लिखा, टीचर ने वो पूरा कट कर दिया मेरा, और मुझे 0 दिया उस आंसर में। और उसमें मैं फेल हुई थी फाइनल में। लेकिन
हुआ ये कि मेरा जो बेसिकली जो मैट्रिक का रिजल्ट आया उसमें मैंने हाईएस्ट मेरे मार्क्स आए थे। तो अगर आपसे रट्टा नहीं लग रहा तो मतलब है स्कूल में जो लिख के आने लिख के आ जाए, लेकिन पेपर में अपना वाला लिख के आए, आपको मार्क्स ये मिल बहुत जाएंगे। रेलेवेंट बात है। देखिए जैसे मुर्तजा ने कहा, स्टूडेंट के साथ आप रिलेट करेंगे, उसको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिलाएंगे, तभी वो पढ़ेगा। और मेरे ख्याल है आपका ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए स्टूडेंट से कि वो आपसे सवाल पूछे। हमारी टीचर्स क्या करते हैं या करती हैं कि सवाल कोई नहीं पूछेगा, बस जो क्या करना है वो करो। एंड आई डोंट ब्लेम देम, क्योंकि उनको इतने पैसे ही नहीं दिए जाते, उनको इतनी इज्जत ही नहीं अब मिलती सोसाइटी में, इतनी पहले मिलती थी। हम आज तक अपने उस्तादों की इज्जत करते हैं। तो आप इज्जत दें अपने उस्ताद को। पेरेंट्स को जा जाके लड़ने की जरूरत नहीं है, एक एक मार्क के लिए लड़ते हैं टीचर से। टीचर की भी कोई इज्जत है, कोई टीचर आपके बच्चे का दुश्मन नहीं होता। और टीचर्स को भी आप वो मकाम दें जो उनका है, वो आपके बच्चे को मोल्ड कर रहे हैं। हमें इन टीचर्स की तनख्वाहों के लिए, उनके फैसिलिटीज के लिए, उन वो थिंकर्स हैं, वो हमारे बच्चों को दिमाग को मोल्ड कर रहे हैं। हम हमारे साथ हमारे बच्चे की पर्सनालिटी बना रहे हैं। तो उनको आप बेहतरी दें तो मेरे ख्याल में बच्चा भी बेहतर तरीके से, बच्चे भी बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। दैट्स माय लास्ट वर्ड। नाउ यू गाइस कैन रैप इट अप। मैं ये कहूँगा कि फॉलोइंग ऑन टू दैट पॉइंट, एक क्लास में ले रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, तो पहली क्लास थी यूनिवर्सिटी में, NJIT, न्यू जर्सी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो एक सब बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे टीचर का, प्रोफेसर का। तो फिर एक लड़का आया अंदर, तो चप्पल पहने हुए और पियर्सिंग थी नाक में और एक कान में। तो उन्होंने कहा यार ये बड़ा अजीब लड़का है। वो आके खड़ा हो गया, कहने आई एम डॉक्टर XYZ एंड आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग। एंड उसने कहा कि हाफ ऑफ यू विल फेल दिस क्लास, but half of you that will remain will probably not get more than 50%. So please don't judge me. I passed this class। और ये वो, तो हम लोग हैरान रह गए थे। तो वो जो रिस्पेक्ट की आप बात कर रही हैं वही सही है। आई मीन बट ऑल्सो जजमेंट नहीं होना चाहिए। जहानत जो है वो किसी खास यूनिफॉर्म या सोशल क्या कहते हैं उसमें, उससे उससे वो नहीं है, क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट। जहानत तो जहानत है, कोई भी जहीन हो सकता है। अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आई थिंक एवरीबडी एग्रीज, शौंज़े भी यही कह रही थी और मुर्तजा भी, कि बचपन से थोड़ी सी पेरेंट्स को सपोर्ट करना जरूरी है। बच्चों के स्ट्रेंथ्स जहाँ पे नजर आते हैं, और ऑब्वियसली जो भी सिस्टम में वो है, पाकिस्तान के सिस्टम में आपको अचीव करना है तो यू मे हैव टू। एक चीज जो मुझे किसी ने मुझसे कही थी, मेरे करीबी दोस्तों से, कहा यार प्रोफेशनल स्टूडेंट होना चाहिए आपको। आप अगर मैं फर्ज करें, आप फिजिक्स की मैं कर रहा हूँ डिग्री, तो उसमें मेरे पास ह्यूमैनिटीज भी थी, मुझे थियोलॉजी पढ़नी थी, मुझे इंग्लिश लिटरेचर पढ़नी थी, मैंने साइकोलॉजी के भी 1.5 साल के कोर्सेज किए हैं यूनिवर्सिटी में। तो अगर मुझे 4.0 GPA चाहिए या 3.8, यानी कि बिटवीन B+and A, तो मुझे हर कोर्स में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा टू गेट दैट काइंड ऑफ क्या कहते हैं एवरेज ग्रेड। तो उसके कैसे करते थे, तो कुछ कोर्सेज मुझे मुश्किल लगते थे तो मैं उसके लिए ज़्यादा काम करता था, कुछ मुझे आसान लगते तो मुझे इतना ज़्यादा उस पर मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन एज अ स्टूडेंट आपको अडेप्ट करना पड़ता है। वो सारी जो आपका तरीका अडेप्ट करने का, वो आप बचपन से सीखते हुए आते हैं। अबाउट being intelligent is also about being motivated to do something, to achieve something। नॉलेज हासिल करने की कोई स्पेसिफिक एज नहीं ये है। नहीं कह रहे बच्चों से कि अगर कोई देख रहा है कि आप पढ़ाई छोड़ दें, नहीं, पढ़ाई ना छोड़े, पढ़ना मतलब जरूरी है। ऑब्वियसली हमें इस सिस्टम के अंदर तो ऑब्वियसली अगर आपको जिंदगी अपनी बनानी है फ्रॉम अ प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको कुछ ज़ाब्ते हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ सिस्टम्स है जिसके थ्रू जाना पड़ेगा। हर मुल्क का अपना सिस्टम होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के जो पढ़े हुए लोग हैं वो दुनिया में नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोग बहुत अच्छी वो कर पा रहे हैं। बल्कि मैंने ही नोटिस किया था, NED के जो स्टूडेंट्स थे जो अमेरिका आया करते थे, वो वाकई में बहुत अच्छे स्टूडेंट इंजीनियर्स थे, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन हर नन वो मेजोरिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते। ये कहूंगा, मेरे लास्ट वर्ड्स यही होंगे कि जैसे हमें एक तो जुस्तीजू करते रहना चाहिए, एज कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और शौंज़े ने एक बात बोली थी कि जो आपका आपके वालिदैन के साथ है ना, एक हेल्दी रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आपसे सबसे ज्यादा करीब होते हैं एक घर में, और वही आपकी पहली और आखिरी उम्मीद होते हैं।
अगर वही आपके सही नहीं होंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये बात बहुत अच्छी थी चौंसे की कि हमें जो है ना, अगर हेल्थी रिलेशनशिप होता है तो हम फिर दुनिया का हर काम कर सकते हैं। और एज कोई नहीं है, ये बात तो फैक्ट है। मैं हसन भाई को देख के बहुत सीखता हूँ। और कि इस एज में भी वो इतने पढ़ाई कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो आप ही मोटिवेशन है। तो हर एज में किसी ना किसी को मोटिवेशन होना चाहिए। यस। उल्टा कह गया तुमने सर। नहीं, इफेक्ट है। अब मैं आपको लास्ट में ये कहना चाहती हूँ कि आई थिंक इट्स ओके टू बी डिफरेंट, और आपको उसको ओन करना चाहिए rather than being shy about it, या अपने आप को थोड़ा कमतर समझने के लिए। आई थिंक यू शुड ओन इट अप, और आपको ये रियलाइज करना चाहिए कि हर इंसान जो है वो, मैं किसी का नाम आ रहा था जो मैं भूल गई, बस ये है। थैंक यू। वो We'll आई move on to फॉरगॉट। Hassan and then we'll come back to you. बस that's it. I mean, I think we've covered everything. Shanza, did you get your words back? नो बेटा, नहीं होता। हर कोई जो है वो रेसम रोवी या जॉन एलिया नहीं होता। आपको बहुत ये मुश्किल से सोचे। आप आपको जो है ये सोचना पड़ेगा कि गालिब। आप ये गालिब, ये सोचना पड़ेगा कि आप जो है जैसे जो है वो ही रहेंगे, और आप वो दूसरा किसी की कार्बन कॉपी बन नहीं सकते। और आई थिंक कार्बन कॉपी बनने की जरूरत भी नहीं है, जब आप अपना इतना कर सकते हैं कि आप अचीव कर सके, अपना एक नाम बना सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को इस पे ज्यादा फोकस। This is a brilliant session. और with that, I'm going to say thank you so much, all of you. और मेरी तरफ से खुदा हाफिज़।